नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी सुज्ञान में। जैसा कि पिछले लाइव सेशन में हम कांकेर जिले को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे थे और तकनीकी समस्याओं के कारण वह लाइव सेशन बीच में ही अवरुद्ध हो गया था, तो उसी लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस रिकॉर्डेड वीडियो को लेकर के आए हैं और कांकेर जिले को पूर्ण करने के पश्चात फटाफट नारायणपुर और बीजापुर जिले की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि सीजीपीएससी सुज्ञान के द्वारा एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज का आयोजन 15 नवंबर से लेकर के 22 जनवरी के काल में होगा और इस बीच आप सभी को फ्री 15 टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि सिलेबस पर आधारित होंगे। सीजीपीएससी के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, वर्तमान स्वरूप को देखते हुए इस टेस्ट का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए अभी हम टेलीग्राम में इस टेस्ट का कंडक्शन करवा रहे हैं और आगे चल करके इसके लिए अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। तो दोस्तों, इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 49 रुपए है। इसके अतिरिक्त आप फ्री में इस पूरे 15 टेस्ट को दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ मैपिंग और मैपिंग की श्रृंखला में आज हम नारायणपुर और बीजापुर जिले को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कांकेर जिले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बची हैं, उसको अपन देख लेते हैं। तो मैं फटाफट एक छोटा सा नक्शा बना लेता हूं कांकेर का। इस प्रकार का नक्शा था। 2 मिनट रिवीजन भी कर लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान थे यहाँ पे। तो यहां से एक नेशनल हाईवे गुजरती थी और इस नेशनल हाईवे का नाम क्या था? तो नेशनल हाईवे नंबर 30। यहाँ पे कौन सा स्थान था? तो चारामा था। चारामा के बाद कौन सा स्थान था? तो कांकेर था। और कांकेर के बाद कौन सा स्थान था? तो पंचवटी था। यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे था नरहरपुर और यहाँ पर था सरोना। ठीक, क्या याद रखेंगे? नरहरपुर याद रखेंगे और याद रखेंगे सरोना। यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे था भानु प्रतापपुर और यहां पे क्या था? तो यहां पे था अंतागढ़। भानु प्रतापपुर, अंतागढ़। यहां पर क्या था? तो यहां पर था दुर्गु कोंदल और यहां पर क्या था? तो यहां पर था कोयली बेड़ा। ठीक, यहां पर था पखांजूर और यहां कहीं पे हमको पढ़ना था परलकोट, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज कुछ छोटी छोटी जानकारियों को प्रारंभ करते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहां पर, है ना। बाकी सारी चीजें तो देख ली हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं, जिसमें से सबसे पहला हमें यहां पर देखना है पंचवटी। क्या याद रखेंगे? पंचवटी। तो पंचवटी क्या है? पंचवटी रामायण कालीन एक स्थल है। कैसा स्थल है? तो रामायण कालीन स्थल है। छत्तीसगढ़ में ऐसी जनश्रुति चलती है, ऐसी मान्यताएं हैं कि छत्तीसगढ़ में जब राम और सीता माता वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो इसी स्थान से, पंचवटी नामक स्थान से सीता माता का अपहरण हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ये एक रामायण कालीन स्थल है और जनश्रुतियों के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर सीता माता की अपहरण स्थली है। कौन सी स्थली है? तो सीता माता की अपहरण स्थली। तो इस चीज को अपने को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है। अगला स्थान है परलकोट। तो परलकोट के बारे में सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि ये एक नदी के तट पर स्थित शहर है। और कौन सी नदी है ये? तो इस नदी का नाम है कोटरी नदी, जिसे हम परलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमने ओवरव्यू में देखा था, याद होगा आपको। तो पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी। तो परलकोट नदी या कोटरी नदी के तट पर बसा हुआ एक स्थान है परलकोट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगली जानकारी जो हमें परलकोट के बारे में ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसे हम परलकोट विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, एक विद्रोह हुआ था यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसे हम परलकोट विद्रोह के नाम से जानते हैं। प्रिसाइजली इस घटना का संबंध सन 1824-25 से, अर्थात यह घटना सन 1824-25 में घटित हुई थी और इस घटना के प्रमुख
व्यक्तित्व थे गेंद सिंह। एक क्या याद रखना है, प्रमुख व्यक्ति गेंद सिंह, जिन्हें सन 1825 में इनके महल के सामने फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? महल के सामने इन्हें फांसी दे दी गई थी। और फांसी लगने के पश्चात ये उस समय के प्रथम शहीद कहलाए थे। तो कुछ स्थानों में इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है, कुछ स्थानों में इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। अब जैसे ही मैंने एक शब्द कहा, एक पंक्ति कही, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, तो हमारा दिमाग कहां चला गया? हमारा दिमाग शहीद वीर नारायण सिंह की तरफ चला गया। अगर मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है, तो आप क्या कहेंगे? वीर नारायण सिंह। लेकिन वीर नारायण सिंह का संबंध कहां से है? तो 1857 की क्रांति से है ना, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम से संबंधित व्यक्तित्व है शहीद वीर नारायण सिंह। और 1857 और 1825 इन दोनों में से पहली घटित घटना कौन सी है? तो 1825। तो प्रथम शहीद कौन होने चाहिए? गेंद सिंह। जबकि ये कौन है? शहीद वीर नारायण सिंह। 1857 की क्रांति अर्थात छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद या बस्तर के प्रथम शहीद शहीद गेंद सिंह। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? बढ़े थोड़ा सा आगे। चलिए, बहुत सारी जानकारियां हो गई। खिरकिट्टा जलाशय भी पढ़ लिया था हमने पखांजूर में, ठीक है? नहीं पढ़ा था, चलो आज पढ़ते हैं। अब पखांजूर को चालू करते हैं। पखांजूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, पखांजूर के समीप एक नदी बहती है जिसे हम मथोली नदी के नाम से जानते हैं। तो कांकेर जिले में एक नदी बहती है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना। तो कांकेर जिले में पखांजूर के समीप एक नदी बहती है और इस नदी का प्रवाह होता है जिसे हम मथोली नदी के नाम से जानते हैं। इस मथोली नदी पे एक परियोजना है जिसे हम जलाशय है जिसे हम खेरकेट्टा जलाशय के नाम से जानते हैं। किस जलाशय के नाम से जानेंगे? तो खेरकेट्टा जलाशय के नाम से जानेंगे। और एक खेरकेट्टा जलाशय याद रखिए, चक दे इंडिया मूवी देखे थे जहां पे एक बच्ची आई थी झारखंड से जिन्हें हम सुई मुई खेरकेट्टा के नाम से जानते हैं। बस उसी खेरकेट्टा के नाम पे हमें क्या ध्यान रखना है? खेरकेट्टा जलाशय। तो क्या याद रखूं जी? खेरकेट्टा जलाशय याद रखना है ना। चलो, इसके अलावा ये जो पखांजूर है जो कि कौन से जिले में स्थित है? तो कांकेर जिले में। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज अपने को ध्यान में रखनी है और वो ये है कि ये एक बांग्लादेशी शरणार्थी स्थल है। क्या याद रखेंगे? बांग्लादेशी शरणार्थी स्थल। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो देखिए, सुनिएगा, है ना, एक घटना है। अगर मैं कल से आपको कहूं कि भाई कल से मैं क्लास इसी समय लूंगा और आप आइएगा, तो आप सभी आ जाएंगे। फिर मैं छत्तीसगढ़ का जो मैपिंग है वो आपको बंगाली भाषा में पढ़ाऊंगा, ठीक है? पूरा एक दिन का समय है, आज रात है, कल दिन भर है और दोपहर को हम इसी समय मिलेंगे। तो आप आइएगा सीख करके। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा। सीख लोगे? नहीं सर, नहीं सीख पाएंगे। तो एक काम करो, चलो रशियन सीख करके आ जाना, कल से रशियन भाषा में पढ़ेंगे। नहीं तो चलिए, स्पेनिश डेस्पासितो। तो मैंने क्या कहा कि आप लोग स्पेनिश, रशियन या बंगाली भाषा सीख करके आ जाओ, कल से मैं आपको उसी भाषा में छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा। तो सीखना पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन दूसरी बात यह भी तो है कि हम सीखे क्यों? हमको स्पेनिश से कोई मतलब है, रशियन से कोई मतलब है? तो नहीं। हमको सीजीपीएससी निकालना है जिसमें छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हमारे लिए वांछनीय है। और उस भाषा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? अपने परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो हमें वही भाषा सीखनी चाहिए, ठीक? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कल से मैं आपको रशियन में ही पढ़ाऊंगा, सीख करके आ जाना। अब आप क्या करोगे? आप मेरे पास फोन करके मुझे समझाओगे, मनाओगे, लेकिन मैं तो बोल दिया हूं कि सीख करके आ जाना। तो हो सकता है आप मेरी शिकायत किसी हायर अथॉरिटी से करोगे, लेकिन मैंने आपको कह दिया और हायर अथॉरिटी ने भी कह दिया, सर जिस भाषा में पढ़ाएंगे उसी भाषा में पढ़ाएंगे, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो देख लो। अब मान लीजिए एक पेड क्लास होती है ना, फीस आपने पे कर दिया होता,
तो उस स्थिति में ये वाली स्थिति आती कि भाई पैसा दिए हो, पढ़ना पढ़ो, नहीं दिए हो तो निकलो। ठीक, अब आप आकर के मेरे से लड़ना चालू कर देते और उसी क्रम में मैं क्या करता, आपको डंडा ही डंडा मारता और बोलता पढ़ना पढ़ो, नहीं भगो बोल के डंडा डंडा मार के भगा देता। क्लियर है? अब जब मैं डंडा मारता या झापड़ मारता तो आप यहां से क्या करते, भागने के लिए दरवाजा खोजते और दरवाजा खोज करके यहां से निकलने का प्रयास करते। क्लियर है कहानी? अब समझते हैं कुछ चीज को। हमारे यहां पर एक पड़ोसी देश है, मैं भारत देश को समझिएगा, भारत देश का एक पड़ोसी देश है, हमारा प्रिय देश, जिसके साथ अभी हाल ही में मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, जो कि पाकिस्तान। एक और हमारे यहाँ पे पड़ोसी देश है जो कि क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये है पाकिस्तान, ये है बांग्लादेश। लेकिन सन 1947 में तो बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था ना, केवल भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे। और ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। क्लियर? अब यहां की आधिकारिक भाषा क्या है, तो यहां पे उर्दू भाषा में सारे के सारे वार्तालाप होते हैं। जबकि यहां पर किस भाषा में बात होती है, तो यहां पे बांग्ला या बंगाली भाषा में बात होती है। अब एक दिन इन उर्दू भाषी लोगों ने, इन बांग्ला भाषी लोग, चूंकि उनके ही देश के लोग थे, उनसे कहा कि कल से आपके सारे के सारे प्रशासनिक कार्य कौन सी भाषा में होंगे, तो उर्दू भाषा में होंगे, सीख करके आ जाना। अब ये बोले क्यों होंगे, तो बोले होंगे मतलब होंगे। तो इनका कहना था कि हम लोगों की आधिकारिक भाषा बांग्ला है, हमारे सारे काम उसमें अबाध तरीके से जब हो सकते हैं तो हमें उर्दू सीखने की आवश्यकता क्यों है, हम बांग्ला भाषा में। तो इन्होंने विरोध करना चालू किया। इन्होंने बोला नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, आपको कौन सी भाषा में ही काम करने पड़ेंगे, तो बांग्ला भाषा में। अब इन्होंने प्रदर्शन करना चालू किया और इस प्रदर्शन से आहत होकर के इन लोगों ने अपने देश के ही लोग, चूंकि ये भी इनके देश के लोग हैं, तो अपने ही देश के लोगों के ऊपर सेना छोड़ दी और बोला कि इनके विरोध को शांत करवाइए। अब यहां पे सेना का रोल विरोध को शांत करवाने का होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सेना शांत ना करवा करके उनके विरोध का दमन करने पर आतुर हो गई और उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार करना चालू कर दिया, बलात्कार करना चालू कर दिया, उनके घरों को जलाना चालू कर दिया, जिससे वो परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए और भागने के लिए रास्ता खोजने लगे। लेकिन उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो उस दमन चक्र में फंस चुके थे। और इसी क्रम में भारत देश ने अपना दरवाजा खोला और बोला कि इस दरवाजे से हमारे देश में आ जाओ। और वो भागते भागते बहुत सारे बांग्लादेशी कहां प्रवेश कर गए, भारत देश की सीमा में प्रवेश किए। अब भारत देश की सीमा में प्रवेश करने मात्र से कुछ नहीं होता, उनके रहने की, रखने की, खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ी। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पे कैंप लगा करके उन्हें बसाया गया। पहला स्थान रायपुर जिले का माना कैंप और दूसरा स्थान कांकेर जिले का पखांजूर, जहां पे किसको बसाया गया है, बांग्लादेशियों को लाकर के बसाया गया। इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात भारतीय सेना वहां पे जंग में कूदी और बांग्लादेशियों का समर्थन करके पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए एक नए देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया 1971 में, और उस देश को हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ में ला करके बसाया गया और छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों में बसाया गया। एक रायपुर जिले में माना कैंप, चूंकि कैंप लगा करके बसाया गया था इसलिए उस जगह का नाम पड़ा कैंप, और दूसरा है पखांजूर। तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? आशा करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ और एक छोटी सी मजेदार कहानी सुनने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं इसको अगली कहानी की तरफ। देखो कौन है, आप ही लोग बताना। कौन है ये? एक लड़की है क्या? देखो निकला है बाल लंबा लंबा। तो कौन है ये? एक लड़की है। कैसी लड़की? तो मोटी लड़की है ना। एक मोटी लड़की, क्या याद रखेंगे हम? एक मोटी लड़की याद रखेंगे। देखो कम दिमाग है, दांतों से समझ में आ जा रहा है, खे 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 करके हंस रही। तो कैसे है? कम दिमाग। तो एक जन मोटी लड़की है और कैसी है? कम दिमाग। तो कम दिमाग लड़की मतलब हमन का बोलथन छत्तीसगढ़ी में? जोजवी, भोकवी, बोदा बोलते हैं।
चोजवी बोलते हैं, भोकवी बोलते हैं, बोधवी बोलते हैं, और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम छत्तीसगढ़ी हमर छत्तीसगढ़ी भाषा में करथन। अब सामान्य तौर पे हम इसको बोलेंगे बोधवी। कैसे बोधवी असन बैठे वो ऐसे करके बोलते हैं, बस वैसे ही याद रखना। तो एक मोटी लड़की है जो कि कम दिमाग अर्थात बोधवी है। कहां जा रही है? तो 4 गांव जा रही है, 1 2 3 4। किस में जा रही है? तो डोंगा में जा रही है। एक मोटी लड़की जो कि बोधवी है 4 गांव जा रही है। किस में जा रही है? डोंगा में जा रही है। क्या लेकर के जा रही है? तो आरी लेकर के जा रही है। और इस घटना को यहां पर घाट में बैठा हुआ राव नामक व्यक्ति देख रहा है। ठीक, घाट में बैठ करके एक राव नामक व्यक्ति देख रहा है। तो फिर से मैं कहानी को रिपीट करता हूं। एक मोटी लड़की जो कि बोधवी है 4 गांव जा रही है। इसमें जा रही है तो डोंगा में जा रही है। क्या लेकर के जा रही है? तो आरी लेकर के जा रही है। उस घटना को देख रहा है घाट में बैठा हुआ राव। तो अचानक बीच में जाकर के, बीच नदी के बीच में पहुंच करके, इस मोटी लड़की का दिमाग तो खराब था ही, तो इसका दिमाग और खराब हो गया और इसने क्या करना चालू कर दिया? उस आरी को उठा करके नाव को काटना चालू कर दिया। अब यहां से छेद होना चालू हो गया और छेद होने के कारण नाव में पानी भर गया। और जहां पे नाव में पानी भरा वो लड़की गिर गई, और जहां पे वो लड़की गिरी वहां पे लद्दी था। सोचिए क्या था? और मोटी लड़की भदभदा के लद्दी में गिरी होगी, कैसे लगा होगा, है ना? सोचो, आप उसको उठाने भागोगे, पहले हंसोगे? तो बिल्कुल एक मानवीय प्रक्रिया के अनुसार आप हंसना चालू करोगे। तो वैसे ही ये घाट में बैठा हुआ राव भी जोर जोर से हंसना चालू किया। और आजकल के जमाने में हम लोग कैसे हंसते हैं? फेसबुक में। तो फेसबुक में लव रिएक्ट करते हैं, लाइक रिएक्ट करते हैं, वैसे ही हंसने के लिए क्या रिएक्ट करते हैं? हा हा रिएक्ट करते हैं। तो वैसे ही वो जोर जोर से क्या करने लगा? हा 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 करके हंसने लगा। क्लियर है? चलो तो बढ़ते हैं। एक फाइनल में कहानी करता हूं। एक मोटी लड़की जो कि बोधवी है 4 गांव जा रही है। किसमें जा रही है? नाव में जा रही है। क्या लेकर के जा रही है? तो आरी लेकर के जा रही है। इस घटना को घाट में बैठा हुआ राव देख रहा है और अचानक बीच में पहुंचते ही उस मोटी लड़की का दिमाग खराब हो गया और वो आरी से नाव को काटने लगी, जिससे वो भगभगा के लद्दे में गिर गई। और उस लद्दे में गिरी हुई मोटी लड़की देख करके राव हा 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 करके हंसने लगा। क्लियर? चलो अब इससे कुछ काम की चीजें निकालते हैं इस कहानी से। कहानी कोई ऐसी नहीं थी, बहुत काम की कहानी है। चलिए, एक मोटी लड़की, तो मोटी से बना लेते हैं मेटा। बन जाएगा क्या? बनेगा। मोटी से बना मेटा और बोधवी से बना बोधली। मोटी से बना मेटा और बोधवी से बना बोधली, तो क्या हो गया? मेटा बोधली। कहां जा रही है? तो 4 ठो गांव जा रही है, तो क्या बना? 4 गांव। तो पहले बना मोटी लड़की जो कि बोधवी है, उससे बना मेटा बोधली। कहां जा रही है? 4 गांव। उसके बाद किस में जा रही है? डोंगा में। तो डोंगा से बना डोंगरी। और क्या लेकर के जा रही है? तो आरी लेकर के जा रही है, तो क्या बना? आरी डोंगरी। अब घाट में कौन बैठा था? राव, जो कि इस मोटी लड़की के लद्दी में गिरने से क्या करने लगा? हा हा करके हंसने लगा। तो इस प्रकार मोटी लड़की जो कि बोधवी है से बना मेटा बोधली, 4 गांव जा रही है से बना 4 गांव, आरी लेकर के डोंगा में जा रही है तो आरी डोंगरी, घाट में बैठा है राव तो राव घाट, लद्दी में गिरी तो राव जोर जोर से हा हा करके हंसने लगा, तो क्या बना? हा हा लद्दी। तो एक बार फिर से बोलिए, मेटा बोधली, 4 गांव, आरी डोंगरी, हा हा लद्दी और राव घाट। ये सारे के सारे इस जिले में स्थित लौह अयस्क की खदानें हैं। किसकी खदानें हैं? लौह अयस्क की। इट मीन्स देयर आर 4 or 5 माइंस ऑफ आयरन ओर इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो कौन कौन से? तो पहला मेटा बोधली, दूसरा 4 गांव, आरी डोंगरी, हाहा लद्दी और राव घाट। इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। तो इतनी जानकारी के साथ आपका ये जिला खत्म हो सकता है। 1-2 जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। ठीक, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है नथिया नवा गांव। ठीक, क्या याद रखेंगे? नथिया नवा गांव। ये नथिया नवा गांव इस जिले में स्थित एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, बहुत मनोरम स्थल है, जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बस अभी इतना याद रखिए, प्राकृतिक पर्यटन स्थल। दूसरा चीज अपने को ध्यान में रखना है, यहां पर सोनदेही और नीच गांव
क्या याद रखेंगे, एक याद रखेंगे सोनदेही और दूसरा याद रखेंगे मिचगांव। यहां पे भी मैं लिख देता हूं सोनदेही और मिचगांव। याद करिए एक जमाने में साईं बाबा मूवी आती थी या सीरियल आता है तो साईं बाबा घर घर जाकर के क्या बोलते थे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। यहां पे हम भिक्षा में सोना मांग रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, सोनदेही। और कौन से गांव में जाकर के, मिच गांव में जाकर के सोना मांग रहे हैं तो क्या हुआ, सोनदेही और मिचगांव। तो ये एक कैसा क्षेत्र है, तो यहां से स्वर्ण धातु की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होगी, स्वर्ण धातु अर्थात सोने की प्राप्ति होती है। क्लियर। एक और नाम याद रखिए, इच्छापुर। क्या याद रखेंगे, इच्छापुर। इच्छापुर में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट है, हर्रा प्रसंस्करण केंद्र के बारे में हमें ध्यान में रखना है। क्लियर, कोई समस्या। चलो, इस प्रकार आपका ये जिला होता है कंप्लीट और अगले जिले की दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब प्रारंभ करते हैं अगला जिला जिसका नाम है नारायणपुर, है ना। तो अगला जिला हम कौन सा देखने वाले हैं, नारायणपुर जिले के बारे में हम देखने वाले हैं ना। चलिए देखते हैं जिला कब स्थापित हुआ, ये सब आप सभी को तो पता ही है। नारायणपुर जिले की स्थापना सन 2007 में की गई। कब की गई, तो नारायणपुर जिला 2007 में स्थापित हुआ, 2007 में सृजित हुआ। इसका गठन 2007 में हुआ था। यह एक आकांक्षी जिला है। क्या याद रखेंगे, यह एक आकांक्षी जिला है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वन संपदा अर्थात फॉरेस्ट के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जिला है। अगर हम बात करें वन क्षेत्रफल की, चाहे हम बात करें वन घनत्व की, है ना, चाहे हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की, चाहे हम बात करें फॉरेस्ट डेंसिटी की, दोनों ही स्थिति में ये जिला नंबर 1 है। ठीक, क्या याद रखना है, दोनों ही स्थिति में इस जिले का क्रम क्या है, नंबर 1 है। तो एक आकांक्षी जिला जिसकी स्थापना 2007 में हुई, वन संपदा, वन संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जिला है। और यहां पर हम पाते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड या फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट डेंसिटी अर्थात वन संपदा, वन घनत्व और वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रदेश का सब सर्वाधिक संपन्न जिला है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद चलते हैं मैप में और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए यहां पर एक नेशनल हाईवे गुजरती है क्या, तो बिल्कुल गुजरती है। कौन सी नेशनल हाईवे गुजरती है, तो आप सभी को ध्यान में होगा कि यहां से नेशनल हाईवे नंबर 130D गुजरती है। कौन सी नेशनल हाईवे गुजरती है, नेशनल हाईवे नंबर 130D। और ये नेशनल हाईवे नंबर 130D कहां से कहां को जोड़ती है, तो नारायणपुर से कोंडागांव को जोड़ती है। तो खैर कोंडागांव को अभी के लिए हटाइए और यहां पे याद रखिए कि यहां पे कौन सा स्थान है, नारायणपुर। और नारायणपुर से जब हम इधर हाईवे पे आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आएगा जिसे हम गढ़ बंगाल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जाना जाएगा, ये गढ़ बंगाल के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया नारायणपुर। और यहां पर एक जगह अपने को ध्यान में रखनी है, ओरछा। क्या याद रखेंगे आप, ओरछा। तो एक याद रखेंगे नारायणपुर और एक याद रखेंगे ओरछा। इसके बाद यहां पे याद रखना है कोहकामेटा। क्या याद रखने वाले हैं, कोहकामेटा। और कोहकामेटा के बाद यहां पे याद रखेंगे छोटे डोंगर। ठीक, तो ये 5 नाम अभी आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें से पहला नाम है नारायणपुर, दूसरा है ओरछा, तीसरा है कोहकामेटा और चौथा है छोटे डोंगर। एक बार पुनः, नारायणपुर, ओरछा, कोहकामेटा और छोटे डोंगर, ये चारों के चारों इस जिले में तहसील है। क्या याद रखेंगे, तहसील।
कौन कौन से तहसील? तो नारायणपुर तहसील, ओरछा तहसील, कोहकामेटा और छोटे डोंगर तहसील। अगर बात की जाए कि विकास खंड कौन कौन से हैं सर, तो केवल 2 ही विकास खंड है, एक है नारायणपुर और एक है ओरछा। जिसमें क्रॉस का साइन लगा है वो विकास खंड नहीं है, वो केवल तहसील मात्र है। तो इस प्रकार क्या याद रखना है, नारायणपुर और ओरछा 2 विकास खंड। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम विकास खंड वाला जिला ये है। न्यूनतम तहसील वाला जिला भी ये हुआ करता था नारायणपुर और ओरछा तहसील के साथ, लेकिन वो पदवी अब छिन गई है। अभी बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तब हमें जानकारी प्राप्त होगी कि न्यूनतम तहसीलों वाला जिला कौन सा है ना। तो उस पर मैं अभी आपको कोई भी डेटा नहीं दे रहा हूं, बस ये याद रखिए न्यूनतम विकास खंड वाला जिला आपका नारायणपुर है, जहां पे नारायणपुर और ओरछा 2 विकास खंड। इसके अतिरिक्त 2 नए तहसीलों का सृजन यहाँ पे हुआ है, जिसमें से एक है कोहकामेटा और एक है छोटे डोंगर। तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहां पर इधर, है ना। तो ये जो दिख रहा है, जो कि मैंने रेड कलर में बनाया है, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक, क्या है यहां पे मैं लिखता हूं, है ना। ये है अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, सबसे पहली बात है पहाड़ी है अर्थात एक भौतिक संरचना है, और भौतिक संरचना में पहाड़ी में एक ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। ठीक, अर्थात इसके हाईएस्ट पीक की ऊंचाई क्या है? 1076 मीटर। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार होने वाले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार रखने वाले अबूझमाड़ की पहाड़ी की हाईएस्ट पीक या ऊंची चोटी, जिसे हम अबूझमाड़ की चोटी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। इस चीज को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे चर्चा कर लेते हैं। अबूझमाड़, अबूझ का तात्पर्य है जिसे बूझा ना जा सके। क्या? जिसे बूझा ना गया हो। और माड़ का तात्पर्य है गुफा। ठीक है, वहां की स्थानीय भाषा में गुफा। तो शाब्दिक तौर पे इसका अर्थ क्या है? एक ऐसी गुफा जिसे अभी तक बूझा ना गया हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अबूझमाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये था अबूझमाड़, है ना। अबूझमाड़ एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है। कौन निवास कर रहा है? अबूझमाड़िया जनजाति। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? अबूझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण। देखो, मैं आपको मेंस के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ, प्री के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। तो अबूझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण है यहाँ पर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्लियर? इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखना है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। औसतन यहाँ पे 187 मीटर की वर्षा होती है। क्या याद रखेंगे? 187 मीटर औसतन वर्षा होती है। ठीक, एवरेज रेनफॉल क्या है? 187 मीटर्स का है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अबूझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा? हमारा अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब इस अबूझमाड़ की पहाड़ी की एक खास बात यह है कि यहाँ पे एक घाटी है। ठीक, कौन सी घाटी है? जिसे हम खुरसैल घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सी घाटी के नाम से जानते हैं? खुरसैल घाटी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये जो खुरसैल घाटी है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां बहुत ही उच्च गुणवत्ता का सागौन मिलता है। क्या मिलेगा? बहुत ही उच्च गुणवत्ता का सागौन। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी पेन पेपर लेकर के बैठे हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों को नोट करते जा रहे हैं, जो कि बर्मा के सागौन के समान है। बर्मा अर्थात म्यांमार, वहां पर बहुत ही उच्च गुणवत्ता का सागौन मिलता है, और उस सागौन से तुलना करते हुए इसे क्या कहा जाता है? बर्मा के सागौन समान उच्च गुणवत्ता वाला सागौन छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, कहा जाता है, जिसे हम खुरसैल घाटी के नाम से जानते हैं।
सागौन मिल रहा है, तो हम एक उद्योग वाला टॉपिक आगे जाकर कहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन किसी किताब में इस उद्योग का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि इस घाटी के कारण, यहां पर उच्च गुणवत्ता के सागौन मिलने के कारण यहां पर पनप रही है, जिसे हम फर्नीचर उद्योग के नाम से, फर्नीचर इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे। बेसिकली यहां पर क्या है, तो कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, सोफा, पलंग आदि आदि प्रकार के बहुत ही सुंदर नक्काशी युक्त, कलाकारी युक्त क्या बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक पहलू है कि यहां पर इस प्रकार की उद्योग का विकास हो रहा है। एक नकारात्मक पहलू यह है कि सागौन की बहुत ही उच्च गुणवत्ता की प्रजाति यहां पर पाए जाने के कारण यहां पे सागौन की तस्करी भी देखने को मिलती है, जिसको रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बहुत बेहतर कार्य वहां पे किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजों को अपने को याद रखना है खुरसैल घाटी में। अब इस खुरसैल घाटी के आसपास एक नदी बहती है, जिसे हम जाटलूर नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से जाना जाएगा, तो जाटलूर नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये जाटलूर नदी में प्राकृतिक मगरमच्छ केंद्र है। क्या याद रखेंगे, है ये तो अपने को सबको पता है, लेकिन क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सामान्य तौर पे समझने की कोशिश करिए। पहाड़ी क्षेत्र पहली बात, वन क्षेत्रफल, वन घनत्व दूसरा बात, तीसरा नदी अर्थात जल स्रोत। अभी तक क्या बोला, पहाड़ी क्षेत्र, घाटी, जल स्रोत, चौथा अबूझमाड़, मतलब जिसे बूझा ना गया। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसे सूर्य की रोशनी भी आज तक नहीं बूझ पाई है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक वन घनत्व वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन घनत्व वाले क्षेत्र होने के कारण सूर्य की रोशनी पेड़ों से पास होकर के नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर? अब मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं। पहला पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा घाटी है, तीसरा उच्च घनत्व और फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया है, जल स्रोत है, और सूर्य की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पा रही। तो किस प्रकार का क्षेत्र यहां पर बनेगा, तो यहां पर बनेगा दलदली क्षेत्र। और दलदली क्षेत्र और इस प्रकार का क्षेत्र जो कि अभी हमने चर्चा की, वो सारे के सारे मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रिय क्षेत्र है। अर्थात मगरमच्छों के पनपने के लिए इस प्रकार का वातावरण बहुत आवश्यक होता है, और इस प्रकार के वातावरण में मगरमच्छ अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हम पा रहे हैं कि यहां पर हमने कोई भी अपना कृत्रिम योगदान, मानवीय योगदान नहीं दिया है, और यहां पर मगरमच्छों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। इसीलिए इस स्थान को हम क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। क्या याद रखेंगे, प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, नेचुरल क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरिया, है ना। क्या याद रखेंगे, नेचुरल क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरिया कहां है, तो नारायणपुर जिले में। नारायणपुर जिले में कहां है, तो नारायणपुर जिले में जाटलूर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? बढ़े आगे। इसके बाद चलते हैं अगला स्थान जो कि है छोटे डोंगर। तो छोटे डोंगर के बाद नारायणपुर, फिर अंत में गढ़ बंगाल चल करके बहुत महत्वपूर्ण कहानी को सुनेंगे। चलो, छोटे डोंगर है ना, तो छोटे डोंगर के बारे में अपने को यहां पे ध्यान रखना है। सबसे पहले ये छोटे डोंगर तहसील भी है, और छोटे डोंगर एक प्राकृतिक संरचना भी है, जिसे हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूं, है ना। ये है छोटे डोंगर, है ना। तो छोटे डोंगर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तहसील है ना। सबसे पहली जानकारी कि ये तहसील। दूसरी जानकारी ये है कि ये एक पहाड़ी है, छोटे डोंगर की पहाड़ी। तीसरी जानकारी ये है कि ये एक लौह अयस्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, तो लौह अयस्क क्षेत्र है। चौथी जानकारी ये है कि यहां पर पहाड़ी पर बूढ़ा देव का मंदिर है। ठीक, तो
अगर आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकलने वाली है। तो पहले जानकारी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे। तहसील है, पहाड़ी है, लॉयस्क क्षेत्र है और एक बूढ़ा देव का मंदिर। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण घटना छत्तीसगढ़ में घटित होती हुई सुनी होगी। हसदेव अरण्य क्षेत्र का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था और आज भी मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड हो रहा है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब खनन तो हो रहा है लेकिन वो खनन विनाशपूर्ण खनन है, विकासपूर्ण खनन नहीं है। तो उसी क्रम में यहां पर भी छोटे डोंगर में पहाड़ी पर बूढ़ा देव का मंदिर है, वहां पे लॉयस्क क्षेत्र है और अडानी समूह को वहां से, जहां पे बूढ़ा देव का मंदिर है, वहां से लॉयस्क के उत्खनन की परमिशन मिल गई, टेंडर मिल गया, मतलब नीलामी में वो क्षेत्र उनको प्राप्त हो गया। उस स्थिति में क्षेत्र के आदिवासियों ने आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, हम अपने बूढ़ा देव के मंदिर का एक्सप्लॉयटेशन केवल इसलिए और प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन केवल इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि हम संगठित नहीं है। तो उस क्रम में इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बेहतर काम किया और नारायणपुर से पद यात्रा करते हुए रायपुर तक आए और इस मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उसी उपस्थिति के कारण आज वह क्षेत्र सुरक्षित है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हमें सदैव आवाज उठाना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और आगे बढ़ते हुए एक कहानी पे चलते हैं, यहां पे गढ़बंगाल। ठीक, इस गढ़ बंगाल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पे एक चेंद्रू मंडावी नामक व्यक्ति था। कौन सा था? चेंद्रू मंडावी, है ना, जिसे छत्तीसगढ़ का टाइगर किड की संज्ञा प्राप्त है। ये छत्तीसगढ़ का या बस्तर का प्रथम व्यक्ति है जिसने हॉलीवुड में काम किया, है ना। ये जानकारी है, इस डॉट्स को मिलाएंगे अपन, है ना। इसके ऊपर किताब लिखी गई, चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। ठीक, इनके ऊपर एक मूवी आई, द जंगल सागा। एक जानकारी एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको डॉट्स जोड़ना सिखाता हूं, है ना। तो गढ़ बंगाल के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था चेंद्रू मंडावी, जिन्हें छत्तीसगढ़ के टाइगर किड की उपमा प्राप्त है, जो बस्तर के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया। इनकी एक मूवी आई द जंगल सागा, इनके ऊपर एक किताब आया चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। तो आज की बात नहीं है, आज से लगभग 70 साल पुरानी ये बात है। 1950-60 के दशक की एक घटना है, जिस घटना के तहत एक विदेशी दंपत्ति, जिसमें से एक स्वीडिश थे और एक ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश महिला और स्वीडन के पुरुष जो कि एक दंपत्ति थी, अर्थात एक पति पत्नी थे, वो बस्तर क्षेत्र में आए। पत्नी फोटोग्राफर थी और पति लेखक, उल्टा हो गया, है ना। पति फोटोग्राफर थे और पत्नी लेखिका थी, है ना। तो याद रखना है, पत्नी लेखिका और पति फोटोग्राफर थे। तो वो एक कहानी की तलाश में यहां आए थे कि छत्तीसगढ़ में कहीं पर जंगल में कुछ ऐसी कहानी मिल जाए जिसे हम प्रकाशित कर सकें, तो हमारा करियर सेट हो जाएगा। तो वो भटकते भटकते कहां पहुंचे? तो भटकते भटकते वो गढ़ बंगाल पहुंचे, जो कि वर्तमान में नारायणपुर जिले में स्थित है। तो जब ये गढ़ बंगाल पहुंचे तो वहां उन्हें एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखने को मिली, जहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा शेर का बच्चा एक छोटे से बालक के साथ खेल रहा है और उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा रहा। तो इनको लगा ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी भी शेर तो देखा ही नहीं था, और सुना था तो उस खुखार शेर के बारे में सुना था, जो खुखार शेर क्या करता था, तो जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शिकार करके अपना पेट भरता था और बहुत क्रूरता के साथ शिकार करता था, इसके बारे में सुना था। तो उन्होंने ठाना कि भाई हम यहां पर रुकेंगे, क्योंकि शेर अभी बच्चा है, धीरे से बड़ा होगा और वास्तविक रंग दिखाएगा, वास्तविक रूप दिखाते हुए इस बच्चे को खा जाएगा और हमें एक कहानी मिलेगी। वो वहां रुके रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ,
1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए। शेर अब बड़ा हो गया था और शेर ने कभी भी उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपितु उसके साथ और ज्यादा घुल मिल करके खाने खेलने लगा। तो ये घटना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी और इस 2 साल के पूरे घटनाक्रम को पति ने अपने कैमरे में कैप्चर किया और दैनिक रोज की जो घटनाएं थी, दैनिक जो घटनाएं होती थी, उन्हें महिला अपने डायरी में नोट करती गई। 2 साल बाद उन्होंने देखा कि यार अभी तक के शेर इसको परेशान नहीं कर रहा है, तो चलो अपने को कहानी मिल गई, अब अपन चलते हैं। अब ये लौट गए वापिस अपने देश और पति की तस्वीरें और महिला के लेखन को मिलाकर के किताब पब्लिश किया, जिसे हम चेंदू द बॉय एंड द टाइगर के नाम से जानते हैं। ये किताब जब विश्व पटल पर आई, विश्व के सामने आई, तो सबकी आंखें चौंधी आ गई। सबको ऐसा लगा कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये किताब वायरल हो गया। वर्तमान में एक टर्म चलता है वायरल, तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया और सभी लोग इस किताब को पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते थे। और इतना इतना वायरल हुआ कि इस किताब की कई प्रतियां छपवानी पड़ी, कई संस्करण आ गए। इसके बाद इन्होंने ठाना कि यार लोगों ने पढ़ा है लेकिन विश्वास नहीं हुआ है, तो क्यों ना इनको वास्तविकता में इसको दिखा दिया जाए। तो इसके लिए चेंद्रू को बुलावा आया और बोले कि चलो हमारे साथ हॉलीवुड और एक मूवी बनाते हैं। अब चेंद्रू गया हॉलीवुड और वहां पर एक मूवी बनी जिसका नाम रखा गया द जंगल सागा। जब ये जंगल सागा मूवी विश्व के पटल पर आई, क्योंकि किताब बहुत कम लोग पढ़ते हैं और मूवी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो जिन्होंने किताब पढ़ी थी तो उनका देखना तो सफल था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी, एक विस्मयकारी घटना थी कि उन्होंने देखा कि कैसे एक शेर किसी बालक को परेशान ना करते हुए, नुकसान ना पहुंचाते हुए उसके साथ खेल रहा है। और पूरे विश्व में चेंद्रू को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब आप ही सोचिए कि कितनी प्रसिद्धि मिली हो गई। हर कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा था उस जमाने में और उनका ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज यदि ऊपर जाएगी तो वो नीचे जरूर आती है। न्यूटन का सिद्धांत कहता है, ग्रेविटेशन का सिद्धांत कहता है, सॉरी, तो ग्रेविटेशन के सिद्धांत के तहत अगर कोई ऊपर जा रही है तो वो नीचे जरूर आएगी। और वही हुआ। एक दिन जब लोगों ने शुरुआती दौर पे इस मूवी को देखा तो आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा भी हो सकता है। और धीरे धीरे चेंद्रू की प्रसिद्धि घटती गई। लोग उनके जो इर्द गिर्द घूमते थे वो कम होते गए। आप ही सोचिए कि आपका एक दोस्त या कोई भी व्यक्ति रोज आपको नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर ऐसा करके जा रहा है और वो अचानक करना बंद कर दे, तो आपके मन को आघात पहुंचेगा। उसी प्रकार चेंद्रू के मन को आघात पहुंचा और वो बेचारा अवसाद के काले रास्ते में जाने लगा और बहुत परेशान रहने लगा। तो उसी क्रम में उनके जो लेखिका थी और जो फोटोग्राफर दंपत्ति थे, उन्होंने इसको कहा, हे चेंद्रू, तुम यहीं हमारे साथ रहो, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो चेंद्रू बोला, नहीं, मैं अपने जन्मभूमि जाना चाहता हूं और अपने जन्मभूमि में जाकर के बहुत बेहतर जीवन व्यतीत करना चाहता हूं इस दीन दुनिया से दूर होकर के। और चेंद्रू वहां से आए और टाइगर किड के नाम से प्रचलित चेंद्रू अपना जीवन गुमनामी के अंधेरे में बिता दिए। अंत में हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व उनकी मृत्यु हुई और सरकार ने उनको सम्मान प्रदान करते हुए पुरखौती मुक्तांगन में उनकी एक प्रतिमा लगवा दी। तो ये घटना थी चेंद्रू की, जो कि बहुत ऊपर से लेकर के गुमनामी के अंधेरे में खोने तक की घटना थी। तो याद रखेंगे चेंद्रू मंडावी, प्रश्न भी आया हुआ है विगत परीक्षाओं में। चेंद्रू मंडावी बस्तर एंड द बॉय एंड द टाइगर, बस्तर के पहले हॉलीवुड कलाकार भी थे। क्लियर? चलिए, अब अंतिम चीज जो हमें यहां पे पढ़नी है वो है हमारा नारायणपुर, है ना। तो नारायणपुर, सबसे पहली बात यह है, नारायणपुर जिले का जिला मुख्यालय है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है? नारायणपुर। दूसरी बात, यहां पर आपने पढ़ा था ना अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण, तो अबुझमाड़िया विकास प्राधिकरण, क्या याद रखेंगे? अबुझमाड़िया विकास प्राधिकरण। अगली बात जो हमें याद रखनी है यहां पे वो ये है, महत्वपूर्ण घटना, कि यहां पे माता मावली का मंदिर है। किसका मंदिर है? माता मावली का मंदिर है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध
माता मावली मड़ई का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? माता मावली मड़ई। याद रखिएगा ये विश्व प्रसिद्ध मड़ई है। प्रश्न पूछा था एक बार कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई कौन सी है, तो वो नारायणपुर की मड़ई। इसके अतिरिक्त नारायणपुर के बारे में हमें ये याद रखना है कि यहां पर स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई, जिसे हम स्वामी विवेकानंद आश्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? स्वामी विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद आश्रम, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 1985 में की गई। तो स्वामी आत्मानंद के द्वारा स्वामी विवेकानंद आश्रम 1985। माता मावली मड़ई का आयोजन विश्व प्रसिद्ध मेला माता मावली मंदिर है, अबुझमाड़िया विकास प्राधिकरण है और जिला मुख्यालय। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी थी। रख सकते हैं? तो चलिए आज की कक्षा यहीं पे खत्म करते हैं। कल आएंगे और कल आकर के हम अगले जिलों पर अपनी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, पसंद आ रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है उससे जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप से, हमारे फेसबुक लिंक से जुड़िए और टेस्ट सीरीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन करके हमारा सहयोग प्रदान करिए और अपने जीवन की गति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में करने की ओर बढ़िए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।